हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स रिवीजन में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। बात करें आज के टॉपिक्स की तो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया था। इसी दिन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। साइंस में हमारा टॉपिक होगा आई एंड ब्लाइंडनेस, मतलब कि आंखों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं क्या होती हैं, इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। एंड लास्टली ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक होगा माइक्रोप्लास्टिक्स, जो कि आर्कटिक रीजन में पाए गए हैं। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस डे के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए पहले हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के बारे में देखेंगे, जो कि 24 अक्टूबर को ही हर साल मनाया जाता है। ये ऑब्जर्वेंस भी यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल ऑब्जर्वेंस है। इस ऑब्जर्वेंस का मकसद पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स की ओर अट्रैक्ट करना है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स को हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व कर सकें। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ये दिन डेलिबरेटली यूनाइटेड नेशंस डे के दिन मनाने के लिए अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि इसी दिन 1970 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डेकेड अडॉप्ट किया गया था। इस साल यानी कि 2020 में इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, न्यू सॉल्यूशंस टू डेवलपमेंट चेंजेस। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। बात करें यूनाइटेड नेशंस डे की, तो ये यूएन चार्टर की एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस डे 1948 से मनाया जा रहा है और 1971 में यूएनजीए ने रिकमेंडेशन दी थी कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो इस दिन को पब्लिक हॉलिडे की तरह ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, हाल ही में 8 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड साइट डे मनाया गया था। ये दिन अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का एम पूरी दुनिया में ब्लाइंडनेस और विजन इम्पेयरमेंट के लिए अवेयरनेस फैलाना है, और इसीलिए आई और ब्लाइंडनेस के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। बात करें ह्यूमन आई की, तो इसमें एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स यानी कि जिसमें प्रोट्रूडिंग साइड पे लाइट पड़ती है, और कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से इस पे जो भी लाइट पड़ती है ये कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे मिलती है। इसीलिए इस टाइप के लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और इसी की वजह से हम लोग अपनी आंखों के थ्रू देख पाते हैं, और इस एबिलिटी को हम विजन कहते हैं। इस डायग्राम में आप आईज के मेन पार्ट्स को देख सकते हैं। जनरली एग्जामिनेशंस में आपसे आई के आउटर पार्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बात करें ह्यूमन आई के कंस्ट्रक्शन की, तो इसके सबसे बाहर वाले पार्ट को कॉर्निया कहा जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ है, और ये कॉन्वेक्स इन शेप होता है, और इसी कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी आईज में एंटर करती है। कॉर्निया के बाद आता है आइरिस। आइरिस का ही कलर ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, मतलब ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ये सब एक्चुअल में आइरिस का ही कलर होता है। और आइरिस के बीच में जो होल होता है उसी को हम प्यूपिल कहते हैं, और इसके पीछे लगा रहता है हमारा लेंस। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये प्यूपिल कम लाइट होने पे डायलेट करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपकी आइरिस है और ये आपका प्यूपिल है। अब जब लाइट ज्यादा रहेगी तो ये प्यूपिल छोटा रहेगा, जबकि लाइट कम होने पर प्यूपिल और ज्यादा एरिया घेर लेगा, ताकि आईज में सफिशिएंट लाइट एंटर कर सके। और आईज के इस कन्वर्जन में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे देख सकते हैं कि आप अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट कुछ सेकंड्स बाद आपको एटलीस्ट शेड्स दिखने लगेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट के, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा बट उसके शेड्स और शेप्स आपको जरूर पता लगेंगे। अब देखिए, आई का शेप बनाए रहने के लिए जो मसल इसको बाइंड करती है उसको हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। इसके अलावा आईज की लेंस फ्लेक्सिबल मटेरियल की होती है, और इसी से ये अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। बात करें आई के मैकेनिज्म की, तो जो लाइट लेंस के ऊपर पड़ती है
वो कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर एक इमेज बना देती है और फिर रेटिना के थ्रू ही हमारे ब्रेन्स में सिग्नल पहुंचते हैं। रेटिना की बात करें तो इसमें काफी सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन। अब हम देखेंगे विजन के कुछ कॉमन डिफेक्ट्स को। इसमें मेनली हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, जबकि इसी का उल्टा हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। अब देखिए, मायोपिया में कोई भी व्यक्ति पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख सकता है, हाउएवर उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, मायोपिया मेनली या तो लेंस की हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से हो सकता है और या फिर जब हमारी आई बॉल काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारी लेंस है और इसको एक्चुअली में इस जगह पे इमेज फॉर्म करनी है, बट ज्यादा कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से ये रेटिना के आगे ही अपनी इमेज को फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से पास के ऑब्जेक्ट्स की इमेज तो सही से बनती है रेटिना पे, बट जो भी दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती। अब मायोपिया को सही करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसकी वजह से होता क्या है, मान लीजिए ये आपके ग्लासेस हैं और ये आपका लेंस है आई का और ये आपकी रेटिना है। अब क्लोज ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आएगी वो आपके ग्लासेस से पास होने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसी लाइट जब डाइवर्ज होगी तो आपके आंख के लेंस पे सही जगह पे लाइट पड़ेगी। एज अ रिजल्ट इमेज रेटिना के पहले फॉर्म होने की बजाय रेटिना के ऊपर फॉर्म होगी। कुल मिलाके कॉनकेव लेंस से आपकी जो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर है उसको डिक्रीज किया जाता है। दूसरी तरफ हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस में नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की इमेज क्लियरली नहीं बन पाती। इस कंडीशन में 25 सेंटीमीटर या फिर उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स हमको सही से नहीं दिखाई देते। इसका कारण मायोपिया का उल्टा लो कन्वर्जिंग पावर या फिर आई बॉल की शॉर्टनेस हो सकती है। अब देखिए, ऐसे में होता यह है कि कम कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से लाइट सही से अपना फोकस नहीं बना पाती। ऐसे में जो इमेज है वो रेटिना के पीछे की तरफ फॉर्म होता है और इसीलिए इस कंडीशन को सही करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि अगर हम इसके आगे एक आर्टिफिशियल लेंस लगा दें तो हमारी जो कन्वर्जिंग पावर है वो हाई हो जाती है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म होने लगती है। बात करें प्रेसबायोपिया की, तो इसमें जो हमारी सिलियरी मसल्स होती हैं वो एज के साथ वीक पड़ जाती हैं। ऐसे में हमारे आईज का लेंस खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता और धीरे धीरे व्यक्ति को नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखाई देते बिकॉज ऑफ इनफ्लेक्सिबल मसल्स। इस कंडीशन को भी कॉन्वेक्स लेंस की मदद से करेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिएगा कि जिस व्यक्ति को प्रेसबायोपिया है उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हो सकता है, और अगर ऐसा केस है जिसमें दोनों ही कंडीशंस हैं तो उस व्यक्ति को बाईफोकल लेंस के ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, जिसमें लेंस का अपर पार्ट कॉनकेव होता है जबकि लोअर पार्ट कॉन्वेक्स होता है। इसके अलावा एक और बीमारी है कैटरैक्ट, जो कि ओल्ड एज के व्यक्तियों को होती है। इस कंडीशन में जो आई की लेंस होती है वो समय के साथ क्लाउडी हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति का विजन ब्लर्ड हो जाता है। अब ऊपरी तौर पर देखने पर आपको एक अलग सी मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसका कलर मोती की तरह होता है और इसीलिए हम इसको मोतियाबिंद भी कहते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में धीरे धीरे करके पूरी तरह से आंखों की रोशनी चली जाती है और इसको सिर्फ सर्जरी के थ्रू सही किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसी कंडीशन को किसी भी तरीके के चश्मे से सही नहीं किया जा सकता और इसीलिए पेशेंट की नेचुरल लेंस को निकाल के उसकी आंख में एक आर्टिफिशियल लेंस फिट कर दी जाती है। हाल ही में साइंटिस्ट को आर्कटिक की स्नोफॉल में से माइक्रोप्लास्टिक के ट्रेसेस मिले हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी चिंताजनक बात क्यों है। अब देखिए, इस स्टडी के लिए टोटल 21 सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें से 20 सैंपल्स में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए। अब देखिए, इसमें जो माइक्रोप्लास्टिक थे इसमें से ज्यादातर वार्निश से ओरिजिनेटेड थे। वार्निश एक प्रोटेक्टिव फिल्म की तरह होती है जो कि वुड की फिनिशिंग में इस्तेमाल होती है। ये चीज आपने अपने घर के फर्नीचर में देखा होगा कि वुड काफी ज्यादा चमकती है। अब आपको भी पता है कि नेचुरली वुड
लस्ट्रस नहीं होती, लेकिन वार्निश के इस्तेमाल से इसको चमकीला बनाया जाता है और इस केस में यहाँ पर वार्निश के ही पार्टिकल्स मिले हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की एक और टाइप पॉलीथीन, वो भी इन सैंपल्स में मिली है। इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर्स में इस्तेमाल होने वाला पॉलीएमाइड भी यहाँ पर पाया गया है। पॉलीएमाइड आपके टूथब्रशेस में भी इस्तेमाल होता है। सवाल ये बनता है कि ऐसे माइक्रोप्लास्टिक्स का सोर्स क्या था। तो देखिए, रिसर्चर्स ने ये कहा है कि फिलहाल के लिए ये माना जा सकता है कि ये सारे पोल्यूटेंट्स वाया एयर यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इसका सबसे चिंताजनक एंगल ये है कि माइक्रोप्लास्टिक आज के समय में एयरबॉर्न हो गए हैं। अब एयरबॉर्न शब्द हम वेरियस पैथोजेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एयर के थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं। ऐसे में अगर हवा में माइक्रोप्लास्टिक्स प्रेजेंट हैं तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स के सिस्टम में चले जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। देखिए, प्लास्टिक के पॉलीमर में काफी सारे केमिकल चेन्स होते हैं जो कि इनिशियली काफी ज्यादा बॉन्डेड होते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है या फिर प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये चेन्स टूट के बिखर जाती हैं। इसको सबसे अच्छी तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके यहाँ डिफरेंट माइक्रॉन्स की प्लास्टिक बैग्स आते हैं। अब उसमें से जो ज्यादा मोटा प्लास्टिक होता है उसको जब रिसाइकिल किया जाता है तो कम माइक्रॉन के प्लास्टिक बैग्स बनते हैं एंड विद एवरी रिसाइकलिंग प्लास्टिक की क्वालिटी घटती चली जाती है। और अब माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि यह हमारी फूड चेन में भी आ गया है, क्योंकि अनइंटेंशनली फिशेस भी माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं। अब प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल तो है नहीं, इसी वजह से ये धीरे धीरे हमारी फूड चेन में बढ़ता चला जाता है एंड इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर आवर हेल्थ।